गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 7 पढ़ रहे थे, संघवाद, है ना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। हमारे यहाँ आए थे वित्तीय संबंध में, तो देखेंगे वित्तीय और प्रशासकीय संबंधों की भांति संघ और राज्यों के मध्य घनिष्ठ वित्तीय संबंध भी है। यद्यपि वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का संविधान द्वारा स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है, फिर भी वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार शक्तिशाली है। वित्तीय संबंधों को लेकर संघ और राज्यों के मध्य तनाव 1967 के चौथे आम चुनाव के पश्चात स्पष्ट रूप में उभरा है। संघ और राज्य की आय के साधनों में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण राज्य संघीय सरकार की कृपा पर निर्भर है और संविधान द्वारा इस संबंध में जो व्यवस्था की गई है वह निम्नलिखित है। पहला इसमें दिया है संघीय केंद्र सरकार के आय के साधन क्या क्या। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघीय सरकार की आय के साधनों की अलग व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें कृषि आयकर के अतिरिक्त आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क, निगम कर, कंपनियों का मूलधन कर, कृषि संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति शुल्क, रेल, समुद्र या वायुयान से ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर, चेक, हुंडी, रुक्का, बीमा रसीद, बीमा पत्र तथा ऋण पत्र इत्यादि पर स्टाम्प कर आदि प्रमुख है ना। सरकार क्या है, ये सारे जो चीज़ें बताए गए, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, इन सारे चीज़ों पे क्या करते हैं, वो ऋण इकट्ठा का मतलब शुल्क इकट्ठा कर क्या करते हैं, आय के साधन बनाते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें राज्य सरकारों के आय के साधन क्या है। केंद्र सरकार की है सब, तो राज्य सरकार क्या क्या करती है वो देखो। संविधान की 7वीं अनुसूची में ही राज्यों की आय के साधनों की भी अलग व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें भू राजस्व है, कृषि है, कृषि आयकर है, कृषि भूमि का उत्तराधिकार शुल्क है, संपत्ति का शुल्क है ना, और टैक्स लेते हैं ना उसको है, उत्पादन कर है, बिक्री कर, यात्री कर, मनोरंजन कर, मुद्रांक कर के अतिरिक्त मादक वस्तुओं पर कर, है ना। मादक मतलब बीड़ी सिगरेट पर भी कर लगाते हैं, है ना। मोटरों, ट्रकों और विज्ञापनों पर कर आदि क्या है यहाँ पे प्रमुख है। तीसरा दिया संघीय सरकार का व्यय। तो संघीय सरकार जल, थल एवं वायु सेना, संघीय ऋण पर ब्याज, वैदेशिक संबंध, डाक, तार तथा टेलीफोन, पेंशन, राज्यों की सहायता, रेल विकास तथा संघीय क्षेत्रों के विकास आदि मदों पर क्या करता है, वो व्यय करती है, मतलब खर्च करती है। ठीक है। चौथा इसमें दिए करों की वसूली और उनकी वितरण व्यवस्था। तो भारतीय संविधान द्वारा करों की वसूली और उनकी वितरण व्यवस्था इस प्रकार की गई है। पहले प्रकार के वे कर हैं जो संघीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उन्हें राज्य सरकारें वसूल करती है। उदाहरण मुद्रांक कर है। दूसरे प्रकार के वे कर हैं जो संघीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा वसूल किए जाते हैं, परंतु उनसे प्राप्त संपूर्ण आय राज्यों में संपूर्ण आय राज्यों में बांट दी जाती है। उदाहरण था यहाँ पे उत्तराधिकार कर है, संपत्ति का कर है ना। हम लोग हर साल घर का टैक्स, संपत्ति का टैक्स, जिसका ज़्यादा संपत्ति रहती है तो उसका टैक्स कटाते हैं, है ना। तो समाचार पत्र कर आदि। तीसरे प्रकार के वे कर हैं जो संघीय सरकार द्वारा लगाए व वसूल किए जाते हैं, परंतु उनकी शुद्ध आय को संघ व राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है। पांचवा यहाँ पे दिया है वित्त आयोग की व्यवस्था। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार करों से प्राप्त आय के बंटवार के सिद्धांत को तय करने के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा एक नए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति सन 1951 में हुई थी और जून 1992 में श्री कृष्णचंद्र पंत की अध्यक्षता में 10वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो इस अवधि से पूर्व भी नए वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इस आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति संघ, केंद्र और राज्यों के मध्य करों से प्राप्त होने वाली आय के क्या करते हैं, बंटवारे पर अपना निर्णय देता है। छठवां दिया संघ राज्य संघ द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। तो संविधान के अनुच्छेद 275 में की गई व्यवस्था के अनुसार दैवीय प्रकोप,
आदिम जातियों तथा कबीलों के विकास और कल्याण तथा सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान हेतु संघीय केंद्र सरकार के ऊपर क्या करता है, यहाँ पे निर्भर रहना पड़ता है। सातवां ऋण लेने की व्यवस्था, मतलब लोन है ना, ऋण यानी वही लोन होता है यहाँ पे। तो संसद द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार राज्य सरकारें अपनी संचित निधि की जमानत पर संघीय सरकार से ऋण ले सकती है, परंतु ऋण की सीमा उनके विधान मंडलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती। संघीय सरकार भी इसी प्रकार विदेशों से ऋण ले सकती है, परंतु राज्य सरकारों को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है ना। परंतु क्या, राज्य सरकार विदेश से नहीं ले सकते। संघ सरकार जो है, मतलब केंद्र है, केंद्र सरकार जो है वो विदेशों से ले सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार नहीं ले सकते। 8वां वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कर देने पर संघीय सरकार अपनी करों से प्राप्त आय में से राज्य की को मिलने वाले भाग को समाप्त कर सकती है और राज्यों के वित्तीय प्रशासन पर भी नियंत्रण कर सकती है और उनके वित्त विधेयकों को अपनी स्वीकृति हेतु मांग सकती है। इसके तहत राज्यों के अधिकारियों के वेतन भी कम कर सकती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संघ की क्या है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के कारण वित्तीय क्षेत्र में क्या है, संघीय केंद्र की अपेक्षा राज्य सरकारों की स्थिति यहाँ पे क्या है, बहुत ही दुर्बल है। आगे हम इसमें देखेंगे कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर राज्य की क्या है, विशेष स्थिति है। तो जम्मू कश्मीर भारतीय संघ के 29 राज्यों में से एक ऐसा राज्य जो भारतीय संघ में अपने अंतिम और स्थायी विलंब के परिणाम स्वरूप सन 1947 से ही भारतीय संघ की एक अभिन्न इकाई के रूप में अपना अस्तित्व रखता है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारतीय संघ के अन्य राज्यों की भांति ही एक राज्य है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इस राज्य को भारतीय संघ में विशेष स्थिति प्रदान की गई है। इस राज्य की इस विशेष स्थिति का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 में किया गया है ना। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के भारतीय संघ के क्या है, 7 संबंधों का ये क्या करता है, यहाँ पे निर्धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 की इस विशेष व्यवस्था के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अवशिष्ट शक्तियाँ जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल में ही निहित रहेगी। इस प्रकार इस राज्य के संबंध में संसद की विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ सीमित हैं, परंतु भारतीय जो संघ की प्रभु सत्ता है ना, प्रभु सत्ता है, अखंडता है और राष्ट्रीय सम्मान को क्या है, बनाए रखने के लिए संसद को आवश्यक कार्यवाही करने का यहाँ पे क्या होगा, अधिकार होगा। इस राज्य की अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर इस राज्य के विधानमंडल को संवर्धित सूची के विषयों पर भी अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में विशेष स्थिति प्रदान करने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 वर्तमान भारतीय राजनीति में तीव्र विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद का प्रश्न यह है कि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए या बनाए रखा जाए। तो भारतीय संघवाद से जुड़े कुछ मुख्य बातें हैं। पहला इसमें दिया है, भारतीय संघवाद सशक्त केंद्रीय सरकार वाला संघवाद है। दूसरा, भारतीय संघीय व्यवस्था में कई मुद्दों पर तनाव होते रहे हैं, जैसे पहला इसमें दिया केंद्र राज्य संबंध के मुद्दे पर। दूसरा, राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता के मुद्दे पर। तीसरा है अंतर्राज्यीय विवाद, जैसे सीमा विवाद, नदियों के जल बंटवारे पर विवाद आदि, है ना। राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवाद हुआ है। नवीन राज्यों की मांग के लिए मुद्दे हुए हैं। कुछ राज्यों हेतु विशेष राज्य का दर्जा, जैसे है असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है आदि। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन इन विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की यहाँ पे क्या करता है, व्यवस्था करता है। चौथा इसमें दिया है कि जम्मू और कश्मीर हेतु अनुच्छेद 370 द्वारा इस राज्य को कुछ विशिष्ट स्थिति क्या करता है, वहाँ को प्रदान करता है।